नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुंडीर भी मौजूद है। जहां G7 समिट में तमाम बड़े देशों के नेता पहुंचे हुए हैं, कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही G7 समिट की बैठक छोड़कर वहां से निकल आए। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर मध्यस्थता के लिए या फिर सीज फायर के लिए बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहां से निकल गए हैं। जिसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया कि फ्रांस के राष्ट्रपति को कुछ भी नहीं मालूम। वो अक्सर गलत बयानबाजी करते हैं और उन्हें यही नहीं पता कि वो बीच से उठकर क्यों आए हैं। ऐसे में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। सवाल ये कि आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अभिषेक, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट में पहुंचते हैं, जिसके बाद तमाम देशों के बीच बातचीत होती है ईरान और इजराइल को लेकर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बीच में उठ के चले जाते हैं, कई कयास लगाए जाते हैं, कई बयानें सामने आई हैं। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। आने वाले समय में नहीं, मुझे लगता है कि आज रात ही कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से G7 देशों का समर्थन इजराइल को देना, अमेरिकी राष्ट्रपति का बीच मीटिंग से उठकर अमेरिका वापस चले जाना, वॉशिंगटन वापस चले जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए, इसके लिए ना आपको ट्रंप की मानसिकता समझनी पड़ेगी। ट्रंप जब इससे पहले वाले शासन में आए थे अमेरिका में, तब 2018 में इनकी मतलब उस टाइम तक बराक ओबामा वो डील करके गए थे P5+1, मतलब एक उसमें ईरान था और 5 और देश थे। उसमें आपका अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, ये सारे देश थे और उसमें ये समझौता किया गया था ईरान के साथ। देखिए, मेन मसला तो यही है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, उसके लिए ही वो समझौता किया गया था। उसमें मैंने आपको बताया था जिस तरीके से यूरेनियम का एनरिचमेंट करने की परमिशन तो दी थी बराक ओबामा ने, लेकिन 3% तक का, जिससे कि वो सिर्फ रिएक्टर बना सके। ठीक है, अब बराक ओबामा ने वो डील तो कर ली। उसके बाद ट्रंप आते हैं, ट्रंप उस समझौते से बाहर आ जाते हैं। जब समझौते से बाहर आ जाते हैं तो ईरान फिर अपना तेजी से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ये चाहते हैं जो काम बराक ओबामा उस समझौते में नहीं कर पाए, वो काम ये करे, ट्रंप करे। एक बड़ा जखीरा बैलिस्टिक मिसाइलों का ईरान के पास है और वो मिसाइल ये बहुत ताकतवर है। लगभग 2 लाख मिसाइलें बताई जाती हैं, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं हूं, लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं 2 लाख मिसाइलें हैं और उन मिसाइलों से इजराइल को तबाह किया जा सकता है। अब जो डील का ऑफर दिया है, जिस डील का ऑफर ट्रंप ने दिया है ईरान को, उसमें ये बात तो साफ तौर पर लिखी है कि आप परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएंगे, आप परमाणु विस्फोट पर आगे काम नहीं करेंगे। साथ ही ये भी लिखा गया है कि जो आपके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, आप उनका जखीरा, ये जो जितना भी आपके पास है, वो सब हमें दे दीजिए। ये ठीक वैसा ही है जैसा यूएसएसआर जब टूटा था, यूक्रेन के साथ किया गया था। यूक्रेन के पास अपने वॉरशिप हुआ करते थे, पानी के जहाज जो हैं, ये अपना आपका परमाणु बम हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका ने और इन नाटो देशों ने, बड़े बड़े जो देश थे, इनकी जो मोनोपोली थी, रूस के खिलाफ तो था ही यूक्रेन, तब ये टूटकर अलग हुए थे, तो वो हथियार इससे ले लिए। आज यूक्रेन की स्थिति ये है कि दूसरे देशों से वो जो सबमरीन्स होती हैं, जो वॉरशिप होती हैं, उनके इंजन खरीद रहा है, वॉरशिप खरीद रहा है। अगर परमाणु बम होता तो आज यहाँ नहीं होता, इस पोजीशन में नहीं होता। अब 3 देशों की हिस्ट्री को समझिए। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम बनाया तो अमेरिका उसके सामने घुटनों पर आ गया, नहीं अब कुछ भी कर सकता। यूक्रेन की हिस्ट्री को समझिए, अगर यूक्रेन के पास परमाणु होता तो शायद रूस इतना हमला नहीं करता। पाकिस्तान को समझिए, पाकिस्तान हमें गिदड़ भभकी दे देता है, दुनिया परेशान हो जाती है। अमेरिका अपने सैनिक वहाँ नूर खान एयरबेस पर तैनात रखता है कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। हालांकि दावा ऐसा भी किया जाता पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के पास अपने परमाणु नहीं है, बल्कि अमेरिका ने अपने परमाणु वहाँ पर रखे हुए हैं। तो बहुत सारे दावे हैं। अब मेन बात यही है कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए। और इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया, अच्छा यहाँ एक चीज़ आपको और जोड़ना ज़रूरी हो जाता है। कल ही की बात है, इजराइल में जो अमेरिका की एम्बेसी थी, जो दूतावास था, उस पर ईरान की तरफ से टारगेटेड अटैक किया गया। उस बिल्डिंग पर अटैक किया गया, बिल्डिंग पर अटैक किया गया। हालांकि किसी के मरने की खबर नहीं है, कुछ लोगों को चोट लगी है, जिसके बाद वो दूतावास खाली कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए, जब कोई मतलब 15-20 करोड़ रुपए की मिसाइल से टारगेट अटैक करेगा तो क्या उसे नहीं पता होगा कि वो अटैक कहाँ कर रहा है? उन कोऑर्डिनेट्स पर अटैक किया होगा कि यहाँ अमेरिका का दूतावास है, उस बिल्डिंग पे हमें हमला करना है। उस बिल्डिंग पे हमला करना, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान चाहता है कि सीधे तौर पर अमेरिका लड़ाई में आए। अभी तक तो ईरान हमले कर रहा है, पीछे से सपोर्ट अमेरिका कर रहा है,
बयानबाजी भी अमेरिका कर रहा है, लेकिन अमेरिका के सैनिक, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम जो मिडिल ईस्ट के देशों में लगे हुए हैं, वो ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक रहे हैं। अभी सिर्फ इजराइल ही रोक रहा है। अगर ये होता है, अगर ये उकसावे में ईरान के अमेरिका आता है और सीधी लड़ाई में अगर अमेरिका आता है ईरान के साथ, तब क्या होगा? ईरान के पास दो रास्ते खुल जाएंगे। जिस तरीके से चाइना और रशिया ईरान को बैक सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का तो अपनी मजबूरी है, 400 से 800 बिलियन डॉलर का निवेश भी है और कार्यक्रम भी वहाँ चल रहे हैं। रूस भी बैक सपोर्ट लगातार ईरान को कर रहा है, क्योंकि चाइना और रूस और ईरान का एक ही दुश्मन है और वो दुश्मन है अमेरिका। अब अमेरिका अगर किसी लड़ाई में सीधे तौर पर जाता है तो वो युद्ध नहीं जीत पाया आज तक। उदाहरण के तौर पर वियतनाम को ले लीजिए। वियतनाम में अमेरिका के सैनिक 20 साल तक रहे, वियतनाम में जीतने की कोशिश की, लेकिन 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंत में अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर समेट के वियतनाम से भागना पड़ा। लगभग 2.5 दशक की लड़ाई इन लोगों ने, 2 दशक की लड़ाई लगभग अफगानिस्तान में लड़ी। पाकिस्तान वहाँ मदद कर रहा था, ईरान हालांकि मदद वहाँ नहीं कर रहा था, ईरान मदद कर रहा था, तालिबानियों को वहाँ मदद कर रहा था। लेकिन मतलब अंत क्या हुआ? अमेरिका को वहाँ से भी बोरिया बिस्तर संभाल के उठा के भागना पड़ा। अब यहाँ बस एक फैक्टर अगर अलग है इसमें, तो वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व का खतरा है। इजराइल अगर ईरान के परमाणु हथियार खत्म नहीं करेगा, तो ईरान ने अगर बना लिया तो इजराइल को खत्म कर देगा, क्योंकि ईरान मानता है कि जो ऑटोमन एम्पायर 1571 के दौरान हुआ करता था, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ भी ब्रिटेन की गलती है। एक समझौता हुआ पहले विश्व युद्ध के दौरान, जो 1914 से 1919 तक चला, उसमें ब्रिटेन ने और ये जो देश अमेरिका, रशिया, ये जो लोग साथ लड़ रहे थे उस वक्त पहले विश्व युद्ध में, इन्होंने एक समझौते के तहत यहूदियों को ये वादा किया था कि ये जो फिलिस्तीन नाम की जगह है, इसमें तुम आकर बस जाओगे। तो इसमें इजराइल की गलती नहीं है, लेकिन ईरान को लगता है खैर ठीक है, लंबा मसला है वो हिस्ट्री का। अगर यहाँ इजराइल और अमेरिका सीधे तौर पर लड़ते हैं, तो दूसरी तरफ चाइना, रशिया और आपका ईरान सीधे तौर पर लड़ेंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है, जो कि नहीं चाहता, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। अब अमेरिका जब वापस लौटे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम इजराइल नहीं कर पाया, जहां परमाणु कार्यक्रम ईरान के चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजराइल के पास वैसा कोई बॉम्ब, वैसी कोई मिसाइल नहीं है जो ईरान के परमाणु पूरा जो ठिकाना है उसे तबाह कर सके, क्योंकि एक तो वो पहाड़ी के नीचे बना हुआ है और ज़मीन से 50 मीटर नीचे है, और जहां वो चल रहा है उसके ऊपर भी 9 मीटर की कंक्रीट की दीवार है। वैसा बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास है। अभिषेक, बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास है, और ऐसा हो सकता है मतलब कि अमेरिका उस बॉम्ब को इजराइल को दे और इजराइल उस बॉम्ब से फिर हमला करे, क्योंकि बीच में वापस लौटने का तो ही नतीजा है। क्योंकि ऐसा तो कोई कैलिफोर्निया में भी थोड़ा झगड़ा चल रहा था, अमेरिका में कैलिफोर्निया वाला विवाद भी शांत है, जो मैक्सिकन लोग थे, अभी कोई ऐसा खास कुछ चल नहीं रहा है अमेरिका में जिससे कि बीच में छोड़कर ट्रंप को जाना पड़े। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इसके साथ ही एक समय था जहां पर ट्रंप ने खुद कहा था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर किया जाए, मध्यस्थता की जाए, लेकिन उसके बाद ट्रंप के सुर जो है वो बदले हुए नजर आए थे। और अब जब ट्रंप का इस तरीके का बयान सामने आया है, क्या लगता है कि कोई भी गुंजाइश है कि अमेरिका बैकफुट पे आए इस मामले में? अमेरिका बैकफुट पर नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका को बैकफुट पर आने का मतलब उसके पास कोई कारण नहीं है, क्योंकि इजराइल जैसा एक जुनूनी देश उसके साथ है। ईरान का परमाणु हथियार उन्हें ख़त्म करना ही है, और वो ज़रूरी इसलिए भी है। सिर्फ ईरान, अगर इजराइल को आप साइड में कर दें तो मिडिल ईस्ट के देशों में बहुत सारा व्यापार अमेरिका का है। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों के आधा दर्जन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने कंधों पर लिया। भारी भरकम पैसा उनसे लेता है, अपने नेवल बेस, एयर बेस और मतलब आर्मी के स्टेशन वहाँ चलाता है। इसलिए भी ज़रूरी है, अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो जो सऊदी अरब के साथ सीधी लड़ाई है उसमें वो मतलब एक पायदान ऊपर चढ़ जाएगा और सीधे तौर पर वो सऊदी अरब को धमकाएगा। वो सऊदी अरब को धमकाएगा तो फिर ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका को निवेश क्यों देंगे, अमेरिका को पैसे क्यों देंगे? तो मेनली सारी लड़ाई तो पैसे की है। अमेरिका के पास कोई कारण नहीं है कि वो बैकफुट पर आए। हमला कब किया जाता है, किस तरीके का किया जाता है, या फिर बातचीत से ये जो मामला है ये हल कर लिया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। तो आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी कारण से बीच में से उठकर G7 समिट से आए हैं, तो क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? जैसे कि अभिषेक ने भी जानकारी दी है कि हो सकता है कि कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से उठाया जा सकता है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।